ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे थे कल लोगों ने पढ़ा था सेमीकंडक्टर फिजिक्स या सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में पढ़ रहे थे। कल शुरू किए थे हम लोग। क्या था हमारे पास, कौन सा चैप्टर है? सेमीकंडक्टर फिजिक्स ही बोल सकते हो या सेमीकंडक्टर मटेरियल ही बोल सकते हो। तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स, ठीक है। कल मैंने समझाया था यहाँ पर कि हम लोग को पढ़ना क्या है। पहले हम मटेरियल पढ़ने वाले थे, इलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में पढ़ने, मैंने वैद्युत पदार्थ के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने बोला था 3 टाइप के होते हैं, होते तो वैसे अब 4 हो गए हैं, लेकिन अभी तक हम लोग के सिलेबस में 3 ही चलता है। कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया, और तीसरा क्या हो गया हमारे पास, सेमीकंडक्टर हो गया। पूरा का पूरा जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स है वो मोस्टली किस पे बेस्ड है? सेमीकंडक्टर पे बेस्ड है। क्या किस पे बेस्ड है? सेमीकंडक्टर पे बेस्ड है। यही हम पढ़ने वाले हैं आज। लेकिन कल हम लोगों ने इसको पढ़ने से पहले हम लोगों ने कल एक चीज़ पढ़ा था। क्या पढ़ा था कल हम लोगों ने? हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। किसकी? मटेरियल्स की। यानी कोई भी पदार्थ हो XYZ, अगर उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की बात की जाएगी तो मेनली अगर देखा जाए होती तो कई सारी प्रॉपर्टियाँ होती हैं, लेकिन मेनली 2 प्रॉपर्टी के बारे में हमेशा डिस्कस करते हैं। कौन कौन सा डिस्कस करते हैं? पहला हमने क्या डिस्कस किया था कल? कंडक्टिविटी को डिस्कस किया था। किसको डिस्कस किया था? कंडक्टिविटी को। और हमने किसको डिस्कस किया था? रेजिस्टिविटी को। किसको डिस्कस किया था? रेजिस्टिविटी को। ठीक है, जान गए थे कल। कंडक्टिविटी फार्मूला भी डिराइव करा दिया था। आज हम आगे देखेंगे। अब कल हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे पास रजिस्टर होता है, जो कल पढ़ा था ना, चालक तार लिया था, उसके बारे में मैंने बताया था कि रजिस्टर जो होता है वो लेंथ के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। और एरिया क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कल मैंने बताया था ना वहाँ पे, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वहाँ पे। फिर मैंने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया था, तो मेरा फार्मूला क्या बन के आया था? R बराबर ρL/A। यानी कि कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है, अगर कोई भी एक पार्टिकुलर मटेरियल है, मैंने कल एक मटेरियल मान लिया था, यही मैंने मान लिया मटेरियल है मेरे पास, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया था, ये लेंथ था, ये एरिया हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया A हो गया। और मटेरियल का, या मान लीजिए वायर ही ले लेते हैं कोई, उस वायर का लेंथ कितना था? L था। तो मैंने बताया था कि जो रेजिस्टेंस है ये, वो इसकी लंबाई के, यानी जितनी ज़्यादा लंबाई बढ़ाते चले जाओगे उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू और उतनी ही बढ़ती जाएगी। उसका क्रॉस, इसको जितना चौड़ा करते जाओगे रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी ही क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। एक साइन आ जाता है रो, बहुत इंपॉर्टेंट साइन है रो। रो क्या बताता है? रो बताता है रेजिस्टिविटी, मतलब कि उस पदार्थ की क्या बताता है? प्रॉपर्टी, मतलब क्या? वैद्युत गुण बताता है कि उसके अंदर करंट फ्लो कराने की क्षमता कितनी है। क्या बताता है? करंट फ्लो कराने की क्षमता कितनी है। यदि ये रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो अपने पास से कम करंट फ्लो कराएगा। यदि रेजिस्टिविटी क्या है? कम है तो ज़्यादा करंट फ्लो कराएगा। ये तो हम लोग जानते हैं, कल हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे। अब अच्छा जब मैंने यही बोल दिया कि यही वायर था मेरा, मैंने कल समझाया भी था, ये कॉपर का वायर लिया था मैंने। अब मैं कोई वायर ले लेता हूँ, ये कॉपर का वायर था, एक वायर मैं और ले लेता हूँ, उसका सेम क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, उसकी लेंथ भी क्या है? सेम है। और ये मैं ले लेता हूँ किसी भी दूसरे ग्लास का ले लेता हूँ, या ग्लास का ही ले लेता हूँ। किसका ले लेता हूँ? ग्लास का ले लेता हूँ। और ये मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया जो A इसका है वो A इसका है, लेंथ इसकी दोनों सबकी सेम है। अब मैं कह सकता हूँ क्या कि इन दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा? बोलो, नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते हैं? ये मैटर करता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ग्लास की क्या होगी? ज़्यादा होगी, कॉपर की क्या होगी? कम होगी। तो वो भी डिसाइड करेगा कि ये जो वायर लिया जा रहा है ये किस मटेरियल का बना हुआ है। अब तुम बताओ कौन, तुम तो दैनिक जीवन में देखते भी हो, करंट फ्लो कराते हो। एग्जाम्पल देखना है तो छू के मत देखना कभी। तो कॉपर का ग्लास का वायर लेके, नहीं कॉपर ले लिए, ग्लास ले लिए, दोनों में से लाओ देख लें किसमें करंट फ्लो हो रहा है छू के। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करा के देख सकते हो। ग्लास हम लोग शुरू से ही देखते आ रहे हैं, एक इंसुलेटर होता है, इसमें करंट आसानी से फ्लो नहीं हो सकता है। बाकी हमारे पास तो है ही है, अमीटर तुम्हारे पास है, वोल्ट मीटर तुम्हारे पास है, लगाओ पता करो करंट कितनी फ्लो हो रही है, कम फ्लो हो रही है कि ज़्यादा फ्लो हो रही है। तो अमीटर और वोल्ट मीटर की सहायता से तुम पता कर सकते हो कि करंट इसमें कितनी फ्लो हो रही है।
करंट, अगर वोल्टेज का मान पता चल गया, करंट का मान पता चल गया, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू अपने आप बता दोगे वहाँ पे कितना होगा। ठीक है, कितना इसका रेजिस्टेंस है। अब मैं बताना ये चाह रहा हूँ, केवल याद रखना कि अलग अलग अगर मटेरियल के वायर होंगे तो उनके रेजिस्टेंस भी अलग अलग होंगे, भले ही उनके एरिया और लेंथ क्या कर दो, सेम कर दो। यानी कि रेजिस्टेंस केवल लेंथ और एरिया पे ही नहीं डिपेंड करेगा, साथ साथ में उसके जो मटेरियल यूज़ किया गया उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करेगा कि किस टाइप का वो मटेरियल है, ये याद रखेंगे। अब एक क्वेश्चन चलो अच्छा किया आ जाता है, क्या रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा? रेजिस्टेंस तो मैंने बता दिया, रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा बताओ, बता सकता है कोई? लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। पहली बात तो हमें फार्मूला निकाल दें ऐसे, R बराबर आर ए बाई क्या होगा, L होगा। भले ये फार्मूला निकल के आ गया है, लेकिन तुम कभी ये नहीं कहोगे एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा। अच्छा चलो, छोटा सा कॉपर का इतना बड़ा टुकड़ा ले लो और एक इतना बड़ा टुकड़ा ले लो कॉपर का, क्या दोनों की कंडक्टिविटी या रजिस्टिविटी क्या ज़्यादा और कम हो जाएगी? कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी एक पदार्थ की हमेशा सेम रहती है, चाहे जितना छोटे से छोटा और चाहे जितना से बड़ा बड़ा मटेरियल ले लो, ये कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी क्या होंगी, दोनों क्या होंगी, हमेशा एक पदार्थ की एक ही रहेगी। अभी आएगा ना वो, अभी केवल एक ही, जैसे कॉपर ही यूज़ कर रहे हैं, अभी टेम्परेचर घटाएंगे बढ़ाएंगे, अभी टेंशन मत लो। अभी बस इतना केवल बताओ हमको कि अगर कॉपर के ही तुम्हें दो अलग अलग लेंथ और एरिया के दो अलग अलग कॉपर के ले लें कोई भी वायर ले लें, तो क्या उनकी रजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी चेंज होगी? नहीं चेंज होगी। वो स्पेशल केस होंगे, मैं उनको भी समझाऊंगा। ऐसे बताओ, मैं एक वायर ले लिया कॉपर का और एक वायर ले लिया मैंने क्या यहाँ पर, ये भी कॉपर का लिया है, लेकिन अब इसका एक्सने दिया A1 कर दिया, इसका A2 कर दिया, इसका L1 कर दिया, इसका L2 कर दिया। तो मैं पूछूंगा बताओ दोनों की रजिस्टिविटी सेम है कि अलग अलग है, या कंडक्टिविटी सेम है या अलग अलग है? तो सेम है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये ध्यान रखोगे ना सब लोग यहाँ पे हमेशा, समझ आएगा। अब देखते हैं किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है कंडक्टिविटी रजिस्टिविटी। ये तो पता चल गया है कि चौड़ाई, आकार, साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, कितनी चौड़ाई का है, कितने आकार का, कितना सेंच का है। अगर वो कॉपर का है, चाहे छोटा टुकड़ा हो चाहे बड़ा टुकड़ा हो, उसकी रजिस्टिविटी कंडक्टिविटी क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, और हमको ये मालूम है कि रजिस्टिविटी कंडक्टिविटी दूसरे की क्या होते हैं, हमेशा अपोजिट होते हैं। ठीक है, चलो आगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। कल तो मैंने एक बता दिया था कि कौन सा रजिस्टिविटी किसकी ज़्यादा है, किसी कंडक्टिविटी किसी कम है। कभी कभी आ जाता है कि दे देगा मटेरियल, कहेगा क्रम से बताओ किसकी रजिस्टिविटी, क्रम में रजिस्टिविटी कंडक्टिविटी को दर्शाओ। तो मैंने कल बताया था एक एग्जाम्पल, तो उस तरह से हम लोग देख लेंगे। कल मैंने बता दिया था। आज हम क्या देखने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है कि ये रजिस्टिविटी और जो कंडक्टिविटी है किस पर डिपेंडेंट करती है। तो सर कुछ भी लिख लो, एक चाहे कंडक्टिविटी की बात कर लो, चाहे किसकी बात कर लो, रजिस्टिविटी की बात कर लो। कंडक्टिविटी की बात करोगे तो रजिस्टिविटी उसका उल्टा होगा। कल मैंने फार्मूला बताया था ना कि रो बराबर क्या होता है, 1/सिग्मा होता है। यदि रो क्या होगा, कम होगा, सिग्मा कम होगा, मतलब कंडक्टिविटी कम होगी, तो ये बढ़ जाएगी। दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। रजिस्टिविटी ये बताता है कि वो अपने पास से कितना आसानी से, मतलब कितना वो करंट का विरोध कर सकता है। कंडक्टिविटी बताता है कि वो अपने पास से कितना आसानी से करंट फ्लो करा सकता है। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, उल्टा होते हैं। हमेशा याद रखना है, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। कभी ये मत बोलना व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, या क्या बोलेंगे, व्युत्क्रम होते हैं, उल्टा होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। मैंने कहा कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड, सबसे पहला आता है टेम्परेचर। क्या आता है, सबसे पहला आता है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। दूसरा पदार्थ की प्रकृति पर, नेचर ऑफ मटेरियल। क्या बोलेंगे, नेचर ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल तुम्हारा किस चीज़ का है, ज़्यादा कंडक्टिविटी वाला है कि कम कंडक्टिविटी वाला है। ठीक है, ये याद रखें। अरे मतलब पॉइंट्स है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। टेम्परेचर घटा, मान लो तुम क्या पदार्थ वही लिए हो, टेम्परेचर घटाओगे बढ़ाओगे तो मतलब पहले क्या इसी को देखेगा, बोलो। कॉपर का ही वायर लिए हो और उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे घटाओगे तो क्या पदार्थ को देखेगा कि टेम्परेचर को देखेगा? तो चाहे इसको पहले रखो चाहे इसको बाद में रखो, उससे थोड़ी कोई फर्क पड़ने वाला है। ये तो पॉइंट्स हैं कि किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो नेचर ऑफ क्या होगा, मटेरियल, ये हो गया। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, बोलो फटाक से। टेम्परेचर अगर बढ़े घटे तो कंडक्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चलो इनको समझने से पहले हम एक पॉइंट समझते हैं। क्या समझते हैं, इधर समझ लेते हैं, तब तुम लोग आसानी से आंसर दोगे एकदम।
इन तीनों मटेरियल के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में? इन तीनों मटेरियल, क्योंकि तीनों मटेरियल का अपना अपना अलग रोल है। अगर सेमीकंडक्टर है तो टेम्परेचर का प्रभाव दूसरी तरीके से पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास क्या, देखो कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी तो डिक्रीज इंक्रीज होनी है, लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है कि वो कंडक्टर है या सेमीकंडक्टर है कि इंसुलेटर है। कंडक्टर रहेगा तो कुछ और बोलेगा वो, सेमीकंडक्टर रहेगा तो कुछ और बोलेगा वो। तो पहले हमें जानना पड़ेगा ना कि कंडक्टर सेमीकंडक्टर है क्या आखिर में, तब इनको बता पाओगे ना कि टेम्परेचर का प्रभाव कैसे पड़ रहा है। ठीक है, समझते हैं यहाँ पे। तो इन दो पॉइंट को भी ऐसे याद रखो, किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और दूसरा नेचर पे डिपेंड करेगा। अब हम लोग को समझ में आएगा क्यों डिपेंड क्यों करता है। देखना अब हमारे पास क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ क्या होते हैं इलेक्ट्रिक मटेरियल, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक मटेरियल बोल सकते हो, मटेरियल यानी कि वैद्युत पदार्थों के प्रकार। कितने? 3 भागों में हम लोग रखते हैं। अभी जैसे मैंने बताया, एक एक करके अब देखते हैं। कंडक्टर क्या होते हैं, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? चालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चालक बोलते हैं, या विद्युत के सुचालक भी बोलते हैं कहीं कहीं पे, सुचालक या चालक कहीं कहीं लिखने मिल जाता है। ठीक है, हीट के अलग होते हैं और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी के अलग होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के अलग है, उसके अलग है, दोनों की प्रॉपर्टी। दोनों कभी एक नहीं कह सकते हो कि वो अगर विद्युत के अगर अच्छे सुचालक हैं तो वो हीट के भी होंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। ठीक है, दोनों के अलग अलग वो है। तो हम क्या बोल रहे हैं, अभी हम इलेक्ट्रिकल का पढ़ रहे हैं। कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा और रजिस्टिविटी सबसे कम होती है। अब समझ में आ गया होगा कि पहले मैंने क्यों यहाँ पढ़ाया था इसको, कंडक्टिविटी रजिस्टिविटी मैंने क्यों डिफाइन किया पहले, इसीलिए मैंने डिफाइन किया कि कंडक्टर की डिफिनेशन तुम लोग आसानी से बता सको। अब वाला ज़माना गया, कंडक्टिवेटर ऐसे चालक होते हैं जो अपने पास से आसानी से करंट फ्लो करा देते हैं। ये तो लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। विद्युत के बहुत अच्छे सुचालक होते हैं, यानी कि विद्युत धारा को आसानी से फ्लो करा लेते हैं, जो विद्युत धारा को अपने पास से फ्लो करा सकते हैं, ऐसे बोलते हैं ना था। अब क्या याद रखोगे, कंडक्टर वे पदार्थ होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी क्या होगी, जिनकी कंडक्टिविटी हाई होगी और रजिस्टिविटी क्या होगी, लो होगी। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया, रजिस्टिविटी। ठीक है, क्या होगी, लो होती है। जितनी ज़्यादा हाई होगी उतनी ज़्यादा रजिस्टिविटी लो होगी। ये भी ध्यान देना है कि जितना ज़्यादा इसका कंडक्टिविटी होगा, जस्ट उल्टा उसका उतना ही क्या होगा, रजिस्टिविटी लो होगा। जैसे सिल्वर हो गया, क्या हो गया, कंडक्टर का एग्जांपल। और भी अच्छा देख लेते हैं, इसमें कुछ पॉइंट है। एक पॉइंट और हमेशा याद रखेंगे, इनमें बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, पहले से ही क्या रहता है, बहुत अधिक रहती है। क्या बोलेंगे? हाँ, होता है। अभी हम सोना चांदी का नाम नहीं लिए ना, अभी हम सीधे किसकी बात कर रहे हैं, कंडक्टर की। और कंडक्टर में ही ये सब आ जाते हैं। ठीक है, ये बताते हैं, उसको ही बताएंगे, एग्जांपल लेंगे जब। तो अभी क्या ध्यान रखना है, कंडक्टिविटी जिनकी सबसे ज़्यादा हाई हो और रजिस्टिविटी जिनकी सबसे ज़्यादा कम हो, ऐसे मटेरियल क्या कहलाते हैं, कंडक्टर कहलाते हैं। और एक चीज़ और याद रखना है, इसका एक पॉइंट, जो कंडक्टर होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। क्या होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत अधिक होती है। अब तुम एक क्वेश्चन उठता है, इससे मन में क्वेश्चन उठना चाहिए। मैंने कहा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत अधिक होती है, और हमें यह भी मालूम है कि अगर उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही रहेंगे तो उसके पास करंट के फ्लो होने का मेन कारण क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में। करंट मतलब क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक दिशा में क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं। ये तो हम लोग पढ़ते थे यहाँ पे। अब तुम ये कहोगे कि हम आयरन जो है कंडक्टर ही है, सिल्वर कंडक्टर ही है, गोल्ड कंडक्टर ही है, कॉपर कंडक्टर ही है, एल्युमिनियम कंडक्टर ही है, इन सबको कंडक्टर बोलोगे हम। अब ये बोलो, मैंने बोला कि उन्हें इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले से अधिक रहेगी। अगर उन्हें इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले से अधिक है तो मैं टच करने पे करंट मारना चाहिए उसको, लेकिन उसको इलेक्ट्रॉन शांत रहते हैं, मूव नहीं करते हैं दिशा में। अभी बताते हैं, शांत वाला बात नहीं है, शांत नहीं रहते हैं, बहुत खुराफाती होते हैं। अभी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बहुत खुराफाती होते हैं। अभी देखना सुनना कैसे एक्सेलरेट होते रहते हैं, सुनेंगे। मैंने क्या बोला यहाँ पे, जब ये फ्री में रहेगा, जब ये रहेगा, जब कोई भी इस पर कोई भी इलेक्ट्रिक पावर है, जब करंट कब मारता है, कब इसमें लाइट आता है, जब हम कोई क्या करते हैं, करंट या वोल्टेज क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं उसके पास, यानी करंट जब फ्लो कराते हैं उस आयरन में से, तभी वो क्या होता है, करंट मारता है। उसके पहले क्या हम किसी आयरन को या गोल्ड को हाथ में लिए रहें, क्या करंट मारता है क्या, कभी नहीं मारता है। इसका मेन कारण क्या होता है, इसका मेन कारण क्या होता है कि मान लेते हैं मेरे पास कोई एक कंडक्टर है,
और हमें मालूम है कि कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले से होती है। अगर उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले से है तो उनमें करंट होना चाहिए, क्यों नहीं होता है? देखो, जब तक इनके पास यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या है ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इनको कोई दिशा ना मिलने के कारण, कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन ना मिलने के कारण ये रैंडमली क्या फ्री हो जाएंगे। फ्री का मतलब क्या होता है, जहाँ मर्जी करेंगे वहाँ घूमेंगे। फ्री का मतलब क्या है, अगर वो बॉन्ड में बंधे हुए थे पहले से और बॉन्ड से टूट के बाहर आ गए हैं तो इसका मतलब न्यूक्लियस का प्रभाव खत्म हो गया उसके ऊपर से, नाभिक का प्रभाव एटम से खत्म हो गया इलेक्ट्रॉन्स पर से, इसलिए वो रैंडमली इधर उधर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और रैंडमली मूव कर रहे हैं तो कभी ये इधर जाएगा, 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 कभी ऐसे से क्या करेगा, ये मूव करेगा। और ये सब मूव करेंगे, आपस में एक दूसरे से टकराते रहेंगे, एक्सेलरेट होते रहेंगे। जो एनर्जी उत्पन्न हो रही है एनर्जी को भी क्या करेंगे, लॉस कर रहे होंगे बहुत सारा। तो यहाँ तक समझ में आया यहाँ पे। और करंट कब फ्लो होती है, जब तक ये इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे, कोई करंट अप्लाई नहीं किया गया है, फिर इलेक्ट्रॉन पहले से ही हैं, अपने मर्जी के हैं, जहाँ मन कर रहा है वहाँ मूव कर रहे हैं, यहाँ मूव कर रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इसका मतलब उस समय इसमें कोई भी करंट फ्लो होने वाली नहीं है। इसीलिए जब हम लोग कभी भी आयरन उठाते हैं या कोई भी कंडक्टर उठाते हैं हाथ में तो करंट नहीं मारता। क्यों? क्योंकि उस समय कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रही होती उसके अंदर, है फिर इलेक्ट्रॉन्स। और ये भी मालूम है कि इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होती है, लेकिन ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन जब तक एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होंगे तब तक कोई भी करंट फ्लो होने वाली नहीं। समझ में आया? तो इसलिए कभी भी हम कोई भी चीज़ छूते हैं तो पहले करंट नहीं मारता है। अब सुनना, मैंने क्या कर दिया, एक लगा दिया बैटरी। क्या लगा दी? एक बैटरी लगा दी मैंने यहाँ पे। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? माइनस का होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव टर्मिनल की ओर भागना चालू कर देंगे, क्योंकि पॉजिटिव वाला नेगेटिव को हमेशा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, डिफ्यूज करेगा। डिफ्यूज वाला प्रोसेस बाद में आएगा। डिफ्यूज का मतलब अलग होता है, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। समझ में आ रहा है? डिफ्यूजन केवल सेमीकंडक्टर मटेरियल में होता है, कभी कंडक्टर मटेरियल में नहीं होता है। वो पढ़ाऊंगा मैं जब सेमीकंडक्टर आएगा, अभी केवल इस पे ध्यान दो। यहाँ क्या होता है, केवल ड्रिफ्ट होता है। ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ड्रिफ्ट मतलब क्या है, किसी की तरह आकर्षित होना। ड्रिफ्ट मतलब नहीं होता है तुरंत अपने, क्या अभी रैंडमली मूव कर रहे थे, अब क्या होने लगा, तुरंत कहाँ जाने लगे, यहाँ पर ड्रिफ्ट होने, किसकी तरफ भागने लगे, यहाँ पे एक दिशा की ओर क्या होने लगे, भागने लगे यहाँ पर एक तरफ, मतलब ठीक है, याद रखेंगे। अभी डिफ्यूजन भी समझाऊंगा अभी बाद में। डिफ्यूजन का भी मेरा एक टॉपिक आएगा पूरा एक, उस पर हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी तो क्या समझ लो कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्री वाले, अब ये क्या होने लगे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर क्या होने लगे हैं, अट्रैक्ट होने लगे हैं सारे। जब ये सब अट्रैक्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, ये जब सब अट्रैक्ट हो जाएंगे तो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन पा जाएंगे सब, सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इस तरफ जाने लगेंगे वायर की सहायता से, सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ हो जाएंगे, ये मिलियन को पार्टिकुलर डायरेक्शन। और जैसे ही पार्टिकुलर डायरेक्शन मिलता है, हमें मालूम है इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में क्या फ्लो होने लगती है, करंट। ये हमारी आई करंट होने लगी। अब ये जैसे ही हम लोग वायर बाहर से ले जाके ये वायर कनेक्ट करो, और जैसे ही आयरन को छूओगे तुरंत देगा मिला के, करंट देगा ना वहाँ पे मिला के। तो यहाँ पे करंट तब मारता है, कब मारेगा, जब भी बैटरी लगाओगे, तभी तो लगाते, तभी तो करंट मारता है। हटा दो क्या करंट मारेगा, नहीं मारता है ना। यही मेन कारण होता है कि पहले इलेक्ट्रॉन्स पहले से थे, लेकिन वो पार्टिकुलर डायरेक्शन में ना होने के कारण क्या करते हैं, करंट मारते थे, नहीं मारता था वहाँ पे। समझ में आ गया ना? तो ये हम याद रखेंगे। तो समझ में आया, कंडक्टर क्या होते हैं, जिनकी कंडक्टिविटी सबसे अधिक, रजिस्टिविटी सबसे कम होती है, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बहुत अधिक मात्रा में होती है। समझ में आ गया? अगर इलेक्ट्रॉनों की मात्रा सबसे अधिक है तो ये इनके पास करंट भी क्या होती है, सबसे अधिक फ्लो होगी। अपने पास से करंट को भी सबसे ज़्यादा क्या कराएंगे, ये फ्लो कराएंगे यहाँ पे। समझ में आ गया इतना टॉपिक है। कंडक्टर क्या होते हैं, एग्जाम्पल में जैसे मैंने क्या बताया था, सिल्वर हो गया, सबसे ज़्यादा किसका होता है, सिल्वर का। फिर मैंने क्या बताया था, कॉपर हो गया, कॉपर के बाद गोल्ड हो गया, गोल्ड के बाद क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम के बाद आयरन आ जाएगा, ये सब चल। ठीक है, तो ये नोट कर लो। आगे डालो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक मटेरियल, डाल के पहला कंडक्टर डाल दो। कल तो यहाँ तक मेरा हो गया था ना वो सब, ठीक है। इसको भी चाहे कहीं नोट कर लेना, किस पे डिपेंड करता है, ये मैं एक बार और डिस्कस करूँगा अभी इसको, क्योंकि कंडक्टर पढ़ लेंगे तब समझ करेंगे।
चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बंद तो नहीं है? ऑन है। तुम लोग को देख के पढ़ा रहे हो, उस पर देख ही नहीं रहे। जल्दी जल्दी नोट करो, फटाफट नोट कर लो। अच्छा लाइव है क्या ये? रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ कल वाला भी, कल देख लेना जाके। आज पड़ जाएगा वो, आज वीडियो यूट्यूब पे पड़ जाएगा वो, ठीक है। 3 ही 4 वीडियो बनेंगे केवल ये, उसके बाद से बंद हो जाएगा बनना। हाँ अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इस पर। किन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कंडक्टर में। हाँ अरे वो सिल्वर ऑप्शन पे डिपेंड करता है ना। अब सिल्वर देखे तो सिल्वर मार देना, कंडक्टर लिखा हुआ तो कंडक्टर मार देना। अब सिल्वर नहीं दिया, उसने गोल्ड दे दिया और कोई मटेरियल दे दिया तो तुम नहीं मारो, कहोगे आंसर क्वेश्चन गलत है, तो गोल्ड को मार के आओगे ना। सिल्वर की कंडक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा होती है। हाँ सिल्वर सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी वाला होता है। हाँ सिल्वर, अच्छा बताओ सिल्वर और गोल्ड यूज कर पाओगे? अभी वायर फैला दो, दूसरे दिन चोरी हो जाएगा। मतलब अपना एक अलग सिल्वर बना, उसमें सिल्वर का वायर लगाएंगे। हाँ तो बिजली का बिल अक्सर कम आएगा। उससे नहीं डिपेंड, उस पर डिपेंड नहीं है, कितना यूनिट खर्चा कर रहे हो, कितना एनर्जी खर्चा और कितना देर चला रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। सिल्वर का बना भी देना तो काफी हीट होकर खत्म हो जाएगा, जल्दी जल्दी। सिल्वर का बनाओगे तो फिर सबसे पहले तो भाई वायर जल जाएगा, सिक्योरिटी पूरे घर की बढ़ानी पड़ेगी, लंबा खर्चा आ जाएगा, 3-4 गार्ड लगाने पड़ेंगे। एक सिल्वर तो पहन लो कान में या गोल्ड पहन लो कान में तो हालत ख़राब हो जाता है। तुम पूरे कह रहे हो पूरे घर में वायरिंग दौड़ाओगे, कितना खर्चा आएगा? पहले बात तो तार बिछाने का ही खर्चा आ गया और दूसरा नंबर गार्ड बैठा लोगे उसको सेफ्टी के लिए, नहीं तो पता चला कि दूसरे दिन चोरी हो गया पूरा वायर। हाँ तो वैसा होगा, आएगा बिल वैसे ही। देखो जितना उसको कंज्यूम, बल्ब जितने पे चलता है 100 वाट पे, तो उतना ही। घर पे तो देखो, घर पे लाइट आने वाला कितना होता है? घर पे जो आता है 220 वोल्ट आता है। कितना आता है? 220 वोल्ट। कितना वाट यूज कर रहा है वो अलग से, 100 वाट यूज कर रहा है तो वो 100 वाट के हिसाब से वो डिपेंड करता है कितनी देर तुम चलाओगे, उस पर डिपेंड करता है कितना। रेजिस्टिविटी कम होगा तो लॉस भी कम होगा। रेजिस्टिविटी कम होगा हीट कम होगा, लेकिन भले लॉस कम होगा लेकिन करंट तो जाएगा नहीं उतना, जितना उसको लेना होगा चलाने के लिए उतना तो उसमें से कंज्यूम कर ही लेगा ना बल्ब चलाने के लिए। लॉस कम हो तो हमारा नहीं उस पर नहीं आएगा, बिजली खर्चा उतना ही आएगा। जब मान लीजिए वायर जल जाता है, मान लीजिए एल्यूमिनियम का वायर है जल गया, कहीं देखो एल्युमिनियम का वायर लगा होता है, कोई लोग एल्युमिनियम का वायर लगाते हैं, कोई लोग कॉपर का वायर लगाते हैं। तो अगर उन लोग को मालूम रहे कि हम कॉपर का वायर यहाँ लगाने जा रहे हैं, एल्युमिनियम का वायर लगा रहे हैं, इससे बिजली ज़्यादा आएगा, बिजली कम आएगा, तो कोई कॉपर का यूज करेगा पूरे घर में? वो नहीं चलिए। जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम का वायर है और वो वायर जल गया, एक बार नहीं जल जाता है तो उसमें फिर करंट फ्लो नहीं, जब वायर ही जल गया, कनेक्शन ही कट जाएगा बीच से, तो कहाँ से करंट आएगा? करंट का मेन कारण, करंट देखो ऐसे नहीं कभी फ्लो होगी। तुम एक वायर लगा दो तो करंट फ्लो हो जाएगी। करंट को अर्थ चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, वोल्टेज डिफरेंस चाहिए 2 पॉइंट के बीच का। अगर मैं यहाँ बोल दूँ, यहाँ ध्यान देंगे सब लोग, करंट ऐसे क्यों पॉजिटिव निगेटिव दिखाया जाता है? पॉजिटिव और निगेटिव ही हमेशा क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि दोनों सिरों के बीच में ऐसे मैं चालू करता हूँ, लेके आता हूँ, करंट ऐसे दिखाता हूँ, ये पॉजिटिव निगेटिव क्यों दिखा देता हूँ दोनों के बीच में? क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बनना चाहिए। अगर इन दोनों प्लेट, ये भी 5 वोल्ट प्लस कर दूँ, यहाँ भी 5 वोल्ट कर दूँ, कोई करंट ही नहीं फ्लो होगा। 2 पॉइंट के बीच में जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, 2 पॉइंट के बीच में जब वोल्टेज का डिफरेंस नहीं आएगा, जब तक वोल्टेज का डिफरेंस, तब तक उस सर्किट में कोई करंट फ्लो होने वाली नहीं है। समझ में आया? तो इसलिए अब तुम बोल रहे हो कि जल गया वायर, वायर जैसे ही जलेगा अर्थ से कनेक्शन टूट जाएगा उसका। जब अर्थ से कनेक्शन टूट गया तो क्या कोई करंट आ पाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस बन पाएगा? नहीं बनेगा, कोई करंट ही नहीं आएगा। ठीक है, याद रखेंगे। समझ में आ गया ये? ठीक है, अब लोग नेक्स्ट चलते हैं, डालते हैं हम लोग इंसुलेटर डाल दो।
हेडिंग डालेंगे इंसुलेटर। करते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने? इंसुलेटर। क्या होते हैं इंसुलेटर? क्या होता है? जिनकी कंडक्टिविटी लो होती है, रेजिस्टिविटी हाई होती लो होगी और रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? यहाँ पे हाई हो जाएगी। वो क्या हो जाएंगे तुम्हारे पास? इंसुलेटर हो जाएंगे। ऐसे मटेरियल जिनकी रेजिस्टिविटी सबसे अधिक होती है और कंडक्टिविटी सबसे कम होती है, ऐसे मटेरियल तुम्हारे क्या कहलाते हैं? इंसुलेटर कहलाते हैं, ठीक है। इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? इनमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग नगण्य होती है। नेगलेक्ट कर लेते हैं उसको, एक दो मतलब कुछ भी जरा सा बहुत रहेगा, उतना फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो लगभग क्या होती है? नगण्य होती है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नगण्य होते हैं, लगभग नगण्य होता है। फिर जब तक इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे तब तक क्या उसमें कोई करंट फ्लो होगी? नहीं होगी ना। इसीलिए बोला जाता है कि इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? नगण्य होती है, ठीक है। और इनमें इनको और क्या बोलते हैं? इनको बोला जाता है, क्या बोलते हैं? विद्युत रोधी पदार्थ ही बोला जाता है इनको। क्या बोला जाता है? क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनमें हम कभी करंट फ्लो करा ही नहीं सकते हैं। अभी सेमीकंडक्टर जब पढ़ाऊंगा तो और अच्छे समझ में आएगा क्यों हम इसको विद्युत रोधी पदार्थ बोलते हैं। देखो, हमें ये मालूम है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो इनकी कंडक्टिविटी क्या हो सकती है? इंक्रीज हो सकती है। लेकिन तुम ही एक चीज़ बताओ, अगर हम कंडक्टिविटी बढ़ाते जाएं लगातार, क्या ये वो उतनी एनर्जी सहन कर पाएंगे? प्लास्टिक को अगर ज़्यादा एनर्जी दे दी जाए, क्या सहन कर पाएगा? तुरंत गल जाएगा। लकड़ी को ज़्यादा एनर्जी दे दिया, तुरंत जल जाएगा। आता है ना इस तरह से हमारे पास। तो ये ऐसे क्या होगा यहाँ पर? इनको हम कभी नहीं बना, इनको हम कभी क्या नहीं बना पाएंगे? कभी भी हम इनको कंडक्टर नहीं बना सकते हैं। इसलिए इसका नाम ही क्या हो गया? विद्युत रोधी पदार्थ। टेम्परेचर घटाएंगे तो वैसे ऑलरेडी घटता जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, मैं बताऊंगा क्यों बढ़ने पे मैं बोल रहा हूँ कि बढ़ने पर बढ़ेगा। अभी तो तीनों पहले रेजिस्टिविटी और कम होगा, मतलब उसकी कंडक्टिविटी और कम हो जाएगी। टेम्परेचर घटाने पर रेजिस्टिविटी और कम हो जाएगी कंडक्टर इंसुलेटर की। मैंने बोला ना कि तीनों का अलग अलग अपना फंडा है। कंडक्टर की यही बात अलग है। कंडक्टर उल्टा होता है, अगर कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दो तो उसकी कंडक्टिविटी घट जाएगी। इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक बार बढ़ सकता है, लेकिन ये इतना एनर्जी सहन ही नहीं कर पाएगा कि अपनी कंडक्टिविटी बढ़ा सके, उतनी ले सके एनर्जी जितनी इसको एनर्जी चाहिए एक कंडक्टर बनने के लिए। सेमीकंडक्टर में होता है कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है, जबकि हम कंडक्टर में क्या देख रहे थे? डिक्रीज हो रही थी। तो जब तक ये तीनों के बारे में नहीं समझ लेंगे, मैंने कहा ना कि दो वाला टॉपिक जो है वो छोड़ दो, पहले ये तीन समझ लेते हैं तब वहाँ समझने में आएगा, अच्छा समझ आएगा। ये समझ में आ गया इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या? इसके भी एग्जाम्पल क्या होते हैं? लिख लो, माइका हो गया, अभ्रक हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, वुड हो गया, लकड़ी हो गया, वुड। चलो आगे आ जाते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर आ जाते हैं फटाक से। सबसे इंपॉर्टेंट अब यहाँ से समझ लो, जबरदस्त हम लोग का एकदम अब पूरा यही चलने वाला है, सेमीकंडक्टर ही। सेमी कंडक्टर ठंड तो नहीं लग रहा किसी को? बंद कर दें क्या पंखा पीछे? आवाज आ रहा है ना? चलो देख लेते हैं सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। अब समझेंगे सेमीकंडक्टर को। मैंने क्या बताया? सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होंगे? सेमीकंडक्टर मटेरियल वे होंगे जिनकी कंडक्टिविटी क्या होगी? बोलो फटाक से, क्या बोलोगे यहाँ पे? कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से अधिक होती है। समझ में आ रहा है यहाँ पे? तो क्या यहाँ पे होगा? अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूँगा तो कंडक्टिविटी की मैं बात करूँगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऐसे लिख सकते हैं ना, कंडक्टर ग्रेटर देन
सेमीकंडक्टर, ये तो होगा सेमीकंडक्टर, फिर ग्रेटर देन इंसुलेटर, ऐसे लिख सकते हो ना इसको। देखो यहाँ पे ध्यान समझो, यानी कि एक ऐसे मतलब सेमीकंडक्टर मटेरियल ऐसे इलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं जिनकी हमारे पास क्या होती है, यहाँ पर कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टर से कम होती है लेकिन इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अगर हम रजिस्टिविटी की बात करें तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि अब क्या हो जाएगा, इंसुलेटर आ जाएगा। अब इंसुलेटर सबसे ज़्यादा, फिर सेमीकंडक्टर, और फिर क्या हो जाएगा, कंडक्टर। तो डिफिनेशन दे सकते हो ना इसे। सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल होंगे जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर से तो कम होती है लेकिन क्या होती है, कंडक्टर से तो क्या होती है, कंडक्टर से कम होती है लेकिन इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। लेकिन रजिस्टिविटी क्या होती है, क्या होती है, इंसुलेटर से कम लेकिन कंडक्टर से अधिक होती है। उल्टा होता है यहाँ पे, याद रखेंगे सब लोग ने यहाँ पे। इसके एग्जाम्पल क्या है, सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। ठीक है, ये दो हम यूज करते हैं। बाकी वैसे लेड भी है और भी आते हैं हमारे पास। मेनली हम क्या यूज करते हैं, दो। अब समझेंगे इनके बारे में। अब इसी पे भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, इसको हम समझ लेते हैं पहले अच्छे से। सिलिकॉन, जर्मेनियम, सबसे पहले बात ये कौन सा है, किस ग्रुप का एलिमेंट है ये दोनों। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14 होता है ना, याद रखेंगे 14। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, तो इसको अगर हम 284 करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये 4th ग्रुप का एलिमेंट है। किस ग्रुप का एलिमेंट है, 4th ग्रुप का एलिमेंट है। यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, टेट्रावैलेंट है। कौन सा है ये, चतुर्संयोजी तत्व है ये। ठीक है, टेट्रावैलेंट एलिमेंट है ये भी याद रखना है। सबसे पहला क्या रखना है कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं वो कौन से होते हैं, टेट्रावैलेंट होते हैं। जर्मेनियम की करोगे तो 32 होता है। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 32, और इसका कितना होता है, 14। दोनों के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इनको 4th ग्रुप में रखा गया है। और ये कौन से होते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल मेनली क्या होते हैं, टेट्रावैलेंट होते हैं। और भी हम लोग बनाते हैं, देखो कुछ एलिमेंटल होते हैं, एलिमेंटल जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम एलिमेंटल हो गया। कुछ कंपाउंड वाले भी हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल। कंपाउंड मतलब ये होता है कि 2 या 2 से अधिक हम क्या करें, तत्वों को मिलाएं, एलिमेंट्स को मिलाएं, और इस तरह से उन दोनों को मिलाया जाए कि वो किसकी प्रॉपर्टी की तरह काम करने लगे, एक सेमीकंडक्टर मटेरियल की तरह प्रॉपर्टी रखने लगे। तो वो भी हमारा किस श्रेणी में आ जाता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल की प्रॉपर श्रेणी में आ जाता है। लेकिन उनको हम क्या बोलते हैं, तब उनको बोला जाता है कंपाउंड सेमीकंडक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कंपाउंड। जैसे लेड सल्फाइड हो गया, कई सारे बनाए जाते हैं, लेड सल्फाइड हो गया, कैडमियम सल्फाइड हो गया। ऐसे बहुत सारे हमारे पास तत्व हैं जिनको हम किसकी तरह यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल की तरह यूज करते हैं। जब हम 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स मिलाते हैं तब सेमीकंडक्टर मटेरियल बनाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कंपाउंड एलिमेंट बोल देते हैं। समझ में आ रहा है ना, कंपाउंड। ये हमारे पास कौन से हैं, जब केवल सिलिकॉन, केवल जर्मेनियम सिंगल रहे तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये एलिमेंटल होते हैं, वो क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं। फिलहाल हमको यहाँ पे देखना है कौन से ग्रुप का है, टेट्रावैलेंट है, चतुर्संयोजी तत्व है, क्योंकि इनके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इतना समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये आता है कार्बन। कहा जाता है कि कार्बन भी तो 4 है। कार्बन के कितना होता है, कार्बन का 6 होता है, 6 होता है उसका एटॉमिक नंबर। बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। तो कार्बन भी तुम्हारा क्या होना चाहिए, बोलो, वो भी जो क्या होना चाहिए, टेट्रावैलेंट है, चतुर्संयोजी तत्व है, लेकिन वो सेमीकंडक्टर नहीं है। सेमीकंडक्टर नहीं है क्योंकि उसका जो तुम्हारे पास अभी मैं पढ़ाऊंगा जब एनर्जी बैंड डायग्राम, क्या पढ़ाने वाला हूँ, एनर्जी बैंड डायग्राम, वहाँ से हमें क्लियर होगा कि कौन सा एलिमेंट जो है किसके पास ज़्यादा कंडक्टिविटी है, किसके पास कम कंडक्टिविटी है, और किसके पास बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो हम लोग एनर्जी बैंड डायग्राम पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। लेकिन अभी हम ये समझ जाओ कि कार्बन का जो एनर्जी बैंड गैप होता है, एनर्जी बैंड गैप, हाँ बोलो, कार्बन देखो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में भी कहाँ करंट फ्लो होता है, थोड़ा बहुत होता है, उसमें भी मानते हैं, लेकिन ग्रेफाइट में हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन उतना नहीं होता है। कार्बन के देखो कई सारे, कार्बन के 3 डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, एक नेचुरल कार्बन होता है। लेकिन इसमें करंट क्यों नहीं होता, क्योंकि इनके 3 अलग अलग रूप पाए जाते हैं, और तीनों का जो इसका आंतरिक संरचना होती है, जिसकी क्रिस्टल संरचना बोलते हैं, वो तीनों की क्या होती है, डिफरेंट होती है। तीनों की क्रिस्टल संरचना क्या होती है, इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्रिस्टल संरचना समझते हैं ना यहाँ पे,
ठीक है, वही याद रखेंगे यहाँ पे। यानी कि एक पूरे पदार्थ में एटम्स जो है वो किस तरह से व्यवस्थित हैं, वही उसकी क्या बताता है, इंटरनल स्ट्रक्चर बताता है। तो उसको तो उतना नहीं हम लोग को डीप में नहीं जाना है, बस हमें याद रखना है कि कार्बन को हम नहीं यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि उसकी 3 अलग अलग अपर रूप होते हैं, उनकी तीनों का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग अलग होता है, इसीलिए कभी हम उसको सेमीकंडक्टर की तरह यूज नहीं करते हैं। समझ में आ गया ना? यहाँ पे सिलिकॉन आ गया, जर्मेनियम आ गया। अब ये आता है कि इनमें से कौन सा सबसे अच्छा है, जर्मेनियम वाला ज़्यादा अच्छा है कि सिलिकॉन वाला ज़्यादा अच्छा है? तो जर्मेनियम वाला सिलिकॉन की अपेक्षा क्या होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन कोई ये पूछ ले कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा यूज कौन किया जाता है, तो बोलेंगे सिलिकॉन। क्या याद रखना है, 2 क्वेश्चन अलग अलग हैं। क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ लिया अगर कि इनमें से बताओ कौन सा ऐसा सेमीकंडक्टर मटेरियल है जो क्या होता है, जो सबसे अच्छा होता है, जो सबसे अधिक जो अच्छा होगा, तो क्या बताओगे, जर्मेनियम होता है। अगर कोई पूछता है कि इनमें ऐसा कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल बताओ जो सबसे अधिक यूज में लाया जाता है, तो क्या बोलोगे, सिलिकॉन। क्यों? जर्मेनियम अच्छा है, सिलिकॉन यूज मिला है। हाँ, क्यों? जर्मेनियम नेचर में मतलब प्राकृतिक में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, आसानी से नहीं मिलता है जर्मेनियम। और हम लोग देख रहे हैं आजकल जितनी भी डिवाइसेस बना रहे हैं, सब कुछ जितना ही बना रहे हैं, सब क्या आजकल सेमीकंडक्टर, अगर आसानी से नहीं हमारे पास उपलब्ध होगा तो कैसे काम चलेगा। सिलिकॉन जानते ही हैं, रेत से भी मिल जाता है। सिलिका जानते हैं ना सब लोग, SiO2, उससे हमें सिलिका आसानी से मिल जाता है। तो इसलिए हम लोग सबसे ज़्यादा किसका यूज़ करते हैं, सिलिकॉन का, और जर्मेनियम का कम यूज करते हैं। लेकिन अच्छा कौन है, जर्मेनियम ही है। इसके द्वारा जो ट्रांजिस्टर डायोड बनाए जाएंगे वो ज़्यादा अच्छे होंगे, किसकी तुलना में, सिलिकॉन की तुलना में। अब सिलिकॉन इतना भी ख़राब नहीं होता है कि उसको यूज ही नहीं किया जा सके, इसको भी यूज करते हैं। अब इन दोनों में एक प्रॉपर्टी सबसे अच्छी और होती है, सिलिकॉन का जो तुम्हारे पास मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, जर्मेनियम की अपेक्षा ज़्यादा होता है। यानी कि ये अधिक से अधिक टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं, ये कम टेम्परेचर को सहन कर पाते हैं। इनका लगभग 930 होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 930 से 940 तुमको मिल जाएगा, ऐसे मिलता है अलग अलग। 930 डिग्री सेल्सियस होता है और जर्मेनियम का 1440 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 1400। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर पे काम कर सकते हैं। यदि हमारी सर्किट हीट हो जाती है, ज़्यादा मतलब टेम्परेचर हाई हो जाता है, तब भी ये क्या होते हैं, काम कर जाएंगे, ऑपरेट कर जाएंगे। लेकिन अगर इनके पास टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया तो ये ऑपरेट नहीं कर पाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। इसलिए हम लोग किसका यूज करते हैं ज़्यादा, सिलिकॉन का। 2 समझ में आ गए प्रॉब्लम। पहला नंबर तो क्या याद हो गया कि सिलिकॉन क्या होते हैं, हाई टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं। दूसरा क्या हो गया, आसानी से मिल जाता है, प्राकृतिक में आसानी से सिलिका के फॉर्म में प्राप्त हो जाता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसी से हम क्या करते हैं, सिलिका निकाल लेते हैं। जर्मेनियम आसानी से नहीं मिलता है और ये अधिक टेम्परेचर को सहन नहीं कर सकते, तो याद रखना है। तो इसको नोट कर लो इस तरह से, सिलिकॉन और जर्मेनियम हमारे पास होते हैं। समझ में आ गया तीनों मटेरियल के बारे में? कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ पे? तो कोई पूछता है अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या लिखोगे? इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। उसमें बिल्कुल नहीं पाई जाती थी। कंडक्टर में सबसे ज़्यादा पाई जाता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। और सेमीकंडक्टर में क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर में पाए तो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसको भी लिख लेना नीचे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है। और इसमें एक पॉइंट और लिख देंगे, इनमें करंट को आसानी से फ्लो नहीं कराया जा सकता है। हाँ, सेमीकंडक्टर की बात हो रही है। इनमें करंट को आसानी से फ्लो नहीं कराया जा सकता है। अगर इसमें याद रखो, यदि किसी में करंट फ्लो कराना है तो हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ यूज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। और वही टेक्निक हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि इनको कैसे हम इससे करंट इसमें फ्लो करवाने वाले हैं। ठीक है, वही हमको पढ़ना है पूरे चैप्टर में। पूरे चैप्टर में कि पूरी बुक में यही पढ़ना है कि कैसे इनमें से हम करंट फ्लो करा सकते हैं। ठीक है, तो सबको समझ में आ रहा है ना यहाँ पे?
तो ये हमारे पास क्या हो गया, तीनों टाइप के मटेरियल्स हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, सीधे हेडिंग डाल देंगे। आप हेडिंग तो डाल ही दिए हैं, अब सेमीकंडक्टर डालेंगे, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर डाल देंगे हेडिंग। तो इंक ले आना जाके एक लोग जरा, इंक लेते आना जरा। हाँ, इन्हें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है। ये बहुत कम होगी तभी तो इसमें करंट आसानी से नहीं फ्लो होगा। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती तो करंट फ्लो करा लेते हैं आसानी से, वोल्टेज अप्लाई करके। जरा इंक ले आना, इंक मांगा। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया होगा। ये समझ में आ गया पूरा टॉपिक। कंडक्टिविटी रजिस्टर मैंने कल ही समझा दिया था, आज मैंने तीनों मटेरियल समझा दिए हैं। इस पर कोई क्वेश्चन बनेगा, जितना मैंने बता दिया उसी के अंदर ही क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा, आएगा, तुम लोग आसानी से क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। ऐसे पूछ लेता है कि जैसे बताओ इसमें कौन सा सबसे अच्छा कंडक्टर है, 4 ऑप्शन दे देगा, सिल्वर दे देगा, सिलिकॉन दे देगा, गोल्ड दे देगा, प्लास्टिक दे देगा, तो बता दोगे कंडक्टर कौन सबसे अच्छा है। पूछ लेता है कि इंसुलेटर सबसे तक कौन अच्छा है, तो उसमें दे देगा, तो उसमें बता दोगे कौन सा इंसुलेटर है। ठीक है, तो इस तरह से कर लोगे। सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन सा है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। कौन सा सबसे अच्छा होता है, तो बोलोगे जर्मेनियम है। कौन सा सबसे ज़्यादा यूज में लाया जाता है, तो बोल दोगे सिलिकॉन में, टिक मार दोगे वहाँ पर। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे ज़्यादा अच्छा पूछेगा, इंसुलेटर में तो माइका लिख देंगे। अभ्रक क्या लोगे, अभ्रक क्या बोलोगे, अभ्रक सबसे ज़्यादा क्या होता है, अच्छा देखते हो ना अभ्रक का प्लेट, देखते हो हीटर की प्लेट देखे हो, जो पड़ा होता है ना वो प्लेट जो होती है वो अभ्रक की होती है। वो देखो प्रेस में जो पतली पन्नी पड़ी होती है चमकीली वाली, वो भी वही होती है। सर जी, जो हीटर होता है वो तो अभ्रक जिससे जो बना होता है अभ्रक का, जो साइड वाला होता है जो हिस्सा जिस पर रखते हैं मतलब आप कुछ, तो वो किस मटेरियल का बना है, कौन सा हिस्सा, जैसे मान लीजिए जो जिसमें वायर लगे होते हैं, वही जिसमें वायर लगे होते हैं वही अभ्रक है, वो अभ्रक है। हाँ, लेकिन उसके बाद जो जिस साइड में जो रखा जाता है सर जी, क्या रखते हो, और यहाँ पे आप हीटर ये है, तो ये जो मटेरियल बना होता है ये इसमें वायर लगे होते हैं। यहाँ पे जो वायर होता है अंदर जो लपेटा जाता है वो नाइक्रोम होता है, नाइक्रोम के वायर होते हैं। हाँ, और बाहर जो लगा होता है 2 छोटी छोटी प्लेटें बोल रहे हो जो लगी होती हैं, नहीं ये इसी प्लेट में जो सेट होती है तो वो अभ्रक होता है। और जो यहाँ से जिसे इसको निकालते हैं ना सर जी, तो आखिर स्ट्रक्चर जो ढांचा नहीं होता इसको जो इसमें रखते हैं वो किसका, वो जो प्लेट बना होता है पूरा वो। अरे उससे तुम्हें क्या मतलब, किसी भी कप बना के लो चाहे ऐसा बनाओ कि जिसको हीट अधिक से अधिक सहन कर सके। मेन तो मतलब हमको अंदर से है ना, वो भी अगर देखते हैं तो मेनली उसी का ही बनाया जाता है ताकि अधिक टेम्परेचर हो जाए तो वो सहन कर ले जाए। अभी उस दिन पूछे थे तो कोई दूसरा पदार्थ बता रहे हैं। हम तो अभी हीटर का बताए नहीं है, कौन सा हम बता देंगे तुमको, आपसे नहीं सर जी, दुकान पे हो गए। देखो मटेरियल वो वाला वो जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारा अभ्रक का भी, मैं बता दूं ध्यान सुन लो, अभ्रक का भी हो सकता है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, वो जो बनाओगे बाहर वाला, देखो उसको जो बाहर वाला बनाओगे वो उस मटेरियल का बना होना चाहिए जो अधिक से अधिक टेम्परेचर को सहन कर ले जाए, बस इतना याद रखना है। हाँ, तो मिट्टी भी तो तुम्हारा टेम्परेचर सहन कर लेगा अधिक से अधिक, मिट्टी का पूरा बना दोगे जोड़ के तो मिट्टी तो सहन ही कर लेगा अधिक से अधिक, तो वो तो अपने ऊपर डिपेंड है ना। मेन चीज़ तुम्हारा वो हीटर है बीच में, वो वायर है मेन चीज़, और वो प्लेट है वो। क्यों सर जी, सिर्फ नाइक्रोम का वायर लेकर सिर्फ हम मिट्टी का स्ट्रक्चर तैयार करना तो नहीं होगा। देखो अभ्रक सबसे ज़्यादा अब हीट है, देखो 1000 वाट होता है, 1500 वाट होता है जी सर, 1500, तो वो इतना ज़्यादा टेम्परेचर केवल वही सहन कर पाएगा, अच्छा होता है। और ये भी तो देखना है कि वो करंट को एक से मतलब जैसे वायर जो लपेटे हुए हैं, क्यों बनाया गया बीच में वायर के अंदर, उसको क्यों बनाया गया, क्योंकि जो वायर लपेटा हुआ है बीच बीच में गैप वो लगा हुआ है ना तुम्हारे पास बना हुआ अभ्रक का बीच बीच में, तो गैप होता है इस तरह से ताकि वो एक दूसरे से क्या ना कर पाए, टच ना कर पाए। और वो इतना ज़्यादा 500 1000 जब भी थोड़ा बहुत देखते हो कभी कभी टच हो जाता है तो कितना खतरनाक धाप पूरा खत्म ही हो जाता है, बोलता है हो सकता है घर की लाइट वाइट भी ले जाए तुम्हारी, इतना खतरनाक होता है वो। तो वो बनाएंगे इस तरह से, मिट्टी का नहीं बनाएंगे, उसी का ही बनाएंगे, अभ्रक का ही बनाएंगे। बोला था मिट्टी को बना लेना, नहीं यार ये लोग कुछ भी बोल दे। मिट्टी में देखो बालू भी पाया होता है तुम्हारे पास, सिल्का भी रहता है ना उसमें। चलो छोड़ो उसको भी, समझ में आ गया ये। तो इस पर आ जाएगा, कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे आराम से यहाँ पे। चलो अब यहाँ पे आगे हम लोग चलते हैं, अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, डाल दो हेडिंग। अच्छा इसमें हम उसको समझा दें तुम लोग को, टेम्परेचर समझा दें, किसी टेम्परेचर बढ़ रहा था घटने पर रहा था, चलो उसको हम समझा देते हैं क्यों टेम्परेचर पे।
हेडिंग डाल दियो, अभी तो लिखवाएंगे। पहले मैं एक चीज़ समझा देता हूँ यहाँ पे। अभी मैंने क्या बताया था कि जो कंडक्टिविटी होती है, क्या होती है, जो कंडक्टिविटी थी या रजिस्टिविटी बोलो या कंडक्टिविटी बोलो, वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। किस पे है, टेम्परेचर पे। अब समझना तीनों का अलग अलग है। पहले अगर मैं ले लेता हूँ कंडक्टर, क्या ले लेता हूँ, कंडक्टर। तो कंडक्टर में क्या याद रखना है, कंडक्टर में अगर टेम्परेचर तुमने अगर इंक्रीज किया, ये क्या है कंडक्टिविटी, इसको हम किससे दिखाते हैं, सिग्मा से। तो सिग्मा तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगर मैं बोलूँगा रजिस्टिविटी तो बढ़ जाएगी, उल्टा होता है ना। तो ये याद रखना है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, कंडक्टिविटी घट जाएगी, यानी उसमें जो करंट फ्लो कराने की क्षमता होगी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, विरोध करने की क्षमता बढ़ जाएगी। समझ में आया। और क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इसके पास पहले से ही क्या होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स अगर करंट फ्लो हो रहा है और एक दिशा में मूव कर रहे हैं और यहाँ टेम्परेचर तुम बढ़ा दिए, ये अपना डायरेक्शन खो देते हैं। समझ रहे हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपनी दिशा में क्या हो रहे थे, मूव कर रहे थे, करंट फ्लो हो रही थी इसके अंदर। तुमने इसका टेम्परेचर जैसे बढ़ाते हो तो इनकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, हमें मालूम है, आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी। टेम्परेचर पढ़े हो सब लोग, फिजिक्स में पढ़े हो एक चैप्टर आंतरिक ऊर्जा वाला, वहाँ पे क्या 12th वाले लोग पढ़े होंगे कि अगर किसी मटेरियल के क्या हो जाएगी, यहाँ पे अगर उसको हीट किया जाए तो उसके अंदर जो आंतरिक ऊर्जा होगी, उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और वो इंटरनल एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है, काइनेटिक एनर्जी ऊर्जा के रूप में। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या पा जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी अधिक हो जाएगी उनकी। काइनेटिक एनर्जी अधिक होगी तो वो और अधिक से क्या हो लगेंगे, मूव करने लगेंगे, और अधिक मूव करने के चक्कर में ये क्या हो जाएंगे, अपनी डायरेक्शन खो देंगे, और अपनी डायरेक्शन इधर उधर खो देंगे। इसका मतलब इनकी कंडक्टिव क्या होगा, करंट का फ्लो होना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और करंट का फ्लो करना होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, जब करंट का फ्लो हो रहा है, अपने पास से कम करंट फ्लो करा रहा है, अभी ज़्यादा करा रहा था अब कम करा रहा है, इसका मतलब कंडक्टिविटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। समझ में आया क्यों होता है कंडक्टर में, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या आता है, इंसुलेटर। इंसुलेटर आता है, यहाँ क्या हो गया, इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर में अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, रो क्या बोलते हैं, सिग्मा ना, सिग्मा कंडक्टिविटी को बोलते हैं। तो इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी और रजिस्टिविटी क्या होगी, ये है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब समझना उल्टा हो गया, यहाँ से देखो, अभी जो मैंने पहले बताया था कंडक्टर का, उल्टा हो गया। अब यहाँ मैं करो टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन मैंने भले ही बोल दिया है कि कंडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन वो इतना एनर्जी उसको चाहिए। तुमको मालूम है कि जो इंसुलेटर होते हैं, ये न्यूक्लियस हो गया, इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, जितने भी इंसुलेटर होंगे वो इन इलेक्ट्रॉनों को बहुत मजबूती से बांध के अपने पास रखते हैं। यानी कि अगर ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाले बाह्य कोश में जो है, बाहर वाले जो आउटर मोस्ट हमारा जो सेल है, उसमें अगर जो इलेक्ट्रॉन है अगर उनको हम फ्री करा दें तो इनमें भी हम आराम से करंट फ्लो करा सकते हैं। भाई हमको फ्री इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, चाहे कोई भी मटेरियल हो, हमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो हम करंट फ्लो करा लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बताओ, करंट फ्लो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, देखो ये न्यूक्लियस से बंधे हुए हैं, अभी ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है, अभी बाहर इलेक्ट्रॉन नहीं निकले हुए हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना तो एनर्जी देनी पड़ेगी, इनको एनर्जी अगर देंगे तो ये इतने तेजी से बंधे होते हैं कि इनको एनर्जी अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में दी जाए, अगर अधिक से अधिक मात्रा में एनर्जी दी जाए तो ये क्या होंगे, तब तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। लेकिन क्या इतनी एनर्जी सहन कर पाएंगे, चाहे लकड़ी हो गया, चाहे ग्लास हो गया, चाहे प्लास्टिक हो, सहन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसलिए भले ही इंक्रीज बोल दिया जाता है, भाई वही होगा ना कि ये इलेक्ट्रॉन टूटना चाहते हैं, यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये हीट होगा तो इसको एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन टूटना चाहेंगे अपने पास से, यानी टूटना चाहेंगे तो इसका मतलब उसकी कंडक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन बनना चाहते हैं। बोलो, इसका मतलब वो क्या कंडक्टिविटी अपनी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इतनी एनर्जी वो सहन ही नहीं कर पाएंगे। जितना इनको एनर्जी चाहिए फ्री इलेक्ट्रॉन बनने के लिए, अगर उतनी एनर्जी दे दी जाए तो ये क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे, खराब हो जाएंगे ये। इसलिए बोलते हैं कि भले ये कोशिश करते हैं, बस आ रहा है, मगर भले ये क्या होता है, कंडक्टिविटी इनकी इंक्रीज होती है, इंक्रीज होने की कोशिश करता है, लेकिन हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि ये खराब हो जाते हैं उतनी एनर्जी, जितनी एनर्जी इनको चाहिए तोड़ने के लिए। समझ में आ गया ना यहाँ पे। तो ये हमारे पास, इसलिए क्या बोलते हैं यहाँ पर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, लेकिन उतनी नहीं हो पाएगी, उतना नहीं हो पाएगा कि ये अपने पास आसानी से करंट फ्लो करा पाएँ। रजिस्टिविटी तो जाहिर सी बात है घट जाएगी उसके बाद। तो ये समझ में आ गया दोनों पॉइंट। अब यहाँ पे मैं बात करूँ सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर, एक पॉइंट याद रखना है सेमीकंडक्टर का, सेमीकंडक्टर
जब 0 केल्विन टेम्परेचर पे होते हैं तो ये एक इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, तो वहाँ बताऊँगा एक इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। इनके अंदर जो होता है, देखो इनके अंदर 2 चीज़ें पाई जाती हैं, होल्स पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। 2 चीज़ें की बात करेंगे हम इनमें होल्स भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। इनमें जो करंट होती है वो डिफ्यूजन भी होती है और ड्रिफ्ट भी होती है, लेकिन कंडक्टर में हमेशा केवल ड्रिफ्ट करंट होती है, कोई डिफ्यूजन करंट नहीं होती है। वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो सेमीकंडक्टर में याद रखेंगे, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी हमारी पास क्या हो जाएगी, बोलो, बढ़ जाती है। याद रखना है 0 डिग्री केल्विन पे इंसुलेटर की तरह व्यवहार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं। जैसे इनको एनर्जी मिलती है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन टूट जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन टूटते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं और करंट फ्लो होना चालू हो जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ा तभी तो एनर्जी मिली, यानी इनको टेम्परेचर देने पर ये इलेक्ट्रॉन टूटते हैं। अब ये बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम लोग आगे चल के। तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी और रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर घट जाएगी। समझ में आ गया टेम्परेचर का प्रभाव क्या पड़ेगा? तीनों पे समझ में आ गया। देखो तीनों का अलग अलग पूरा फंडा है यहाँ पर, इसलिए मैंने कहा था जब तीनों मटेरियल समझ लेंगे तो वहाँ समझने में आसानी होगी। तो ये तीनों नोट कर लेना, जो मैंने अभी बताया था, नोट कर लियो ना सब लोग, बना लेना उसको, लिख लेना, ठीक है कहीं पे। और कल हम टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सा? अभी नेचर ऑफ मटेरियल तो ऐसे जान जाओ, कंडक्टर रहेगा तो बोलो कंडक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल समझ लो। सिल्वर है, सिल्वर लेते हो तो कंडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी, प्लास्टिक ले लिए तो कंडक्टिविटी कम रहेगी। तो नेचर ऑफ मटेरियल पर देखा, अगर सिल्वर के ही सब वायर हैं, सबकी कंडक्टिविटी सेम रहेगी, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। दोनों अलग अलग मटेरियल लिए तो कंडक्टिविटी दोनों की अलग हो जाएगी। ठीक, समझ में आ गया जितना पढ़ा है आज? कोई दिक्कत नहीं ना? किसी को दिक्कत हो तो पूछ लेना, कल पढ़ना जब घर पे कोई दिक्कत हो कल पूछ लेना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कौन सा है? डबल साथ। ये तो कॉम्पिटिटिव का है भाई, अभी पता चल जाएगा कितना है। 4 पावर बोल तो दे 1/3 इंटू 4 पावर 1/9 4 पावर 1/27। सही है। आगे बढ़ते हैं। डैश डैश इनफाइनाइट। इनटू में पावर का प्लस होता है, इधर भाई इनटू में पावर का प्लस होता है अगर बेस सेम हो। 4 4 4 तो आप कितना लिखेंगे? 4 पावर 1/3 1/9 1/27 प्लस डैश डैश इनफाइनाइट। गलत तो नहीं लिखे? आगे बढ़े। अब यहाँ पे आते हैं 1/3 1/9 1/27। ये कौन सी सीरीज है? जीपी है। कहाँ तक जा रहा? इनफाइनाइट तक। उसका सम हम जानते हैं कितना होता है? एस इनफाइनाइट ए अपन 1 माइनस आर। वैल्यू पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू कितना है? आर की वैल्यू 1/3 पुट करते हैं। 4 पावर ए 1/3 अपन 1 माइनस 1/3। आगे बढ़ते हैं। 4 पावर 3 माइनस 1 1/3 डिवाइडेड 2/3। 3 से 3 कैंसिल आउट, कितना होगा? 4 पावर 1/2। अब 4 पावर 1/2 कितना होगा? 2। समझ में आया? नोट कर लीजिए। जब ये समझ में आ जाएगा तो टाइम लगने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है भाई? कह रहा है x इज ग्रेटर देन 1, y इज ग्रेटर देन 1, z इज ग्रेटर देन 1। यानी x y z की वैल्यू 1 से ज़्यादा। आर इन ए पी।
आर इन जी पी। तो एक्स वाई जेड जो है वो किस में है, जी पी में। इधर एक्स वाई जेड इन जी पी। अगर ये जी पी में है तो मिडिल टर्म का 2 टाइम वाई स्क्वायर इक्वल एक्स जेड। गलत तो नहीं लिखे, आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो बोथ साइड लॉग ले लीजिए। बोथ साइड अगर लॉग लेते हैं तो लॉग वाई स्क्वायर इज इक्वल लॉग एक्स प्लस लॉग जेड। गलत तो नहीं लिखे, आगे बढ़ते हैं। लॉग मेथड से ये पहले आ जाएगा 2 लॉग वाई इज इक्वल लॉग एक्स प्लस लॉग जेड। इतने से हमारा काम बन गया। इधर बात करते हैं। अब ये किस में है, लॉग एक्स लॉग वाई लॉग जेड किस में है, एपी में दिख रहा है, दिख रहा ना। आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें लाना वहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स, इसी तरह 1 प्लस लॉग वाई लाना है, 1 प्लस लॉग जेड। तो इधर आते हैं, इस इक्वेशन में 2 प्लस कर लेते हैं। 2 लॉग वाई प्लस का 2 इज इक्वल लॉग एक्स प्लस लॉग जेड। कर सकते हैं क्या, 2 प्लस, बोथ साइड 2 प्लस कर लिए। अभी आगे समझ में आ जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन किया तो लॉग वाई और ये प्लस 1। इधर आते हैं लॉग एक्स प्लस 1, कर सकते हैं। तो इसको हम पहले ही लिख रहे हैं प्लस का 1। यहाँ दूसरा प्लस 1 प्लस लॉग जेड। ये एक साथ कर दिया, इसको एक साथ और इसको एक साथ, ये हो गया। अब यहाँ तक आने के बाद हम क्या कह सकते हैं, ये किस में कहलाएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये मिडिल टर्म और ये फर्स्ट एंड लास्ट। तो हम कह सकते हैं 1 प्लस लॉग एक्स कामा 1 प्लस लॉग वाई प्लस वाई कामा 1 प्लस लॉग जेड इन एपी। कह सकते हैं क्या, कह सकते हैं ये। अब यहाँ पे आते हैं, इधर भाई ए बी सी इन एपी, एपी में है तो 1 अपान ए 1 अपान बी 1 अपान सी किस में होगा, होगा ना। तो यहाँ पे देखते हैं क्या ये वहाँ पे दिया है, नहीं, 1 अपान समथिंग करके दिया। तो ये जब एपी में आ गया तो इसको हम पलट देते हैं, कितना 1 अपान 1 प्लस लॉग एक्स कह सकते हैं, कामा 1 अपान 1 प्लस लॉग वाई कामा 1 अपान 1 प्लस लॉग जेड किस में होगा, इन एच पी। समझ में, नोट कर लीजिए। कहाँ हो, जब 2 जोड़े हैं हाँ, तो उसके नीचे से जो लिखा है 1 प्लस 2 कॉमन कर लिया तो log y प्लस 1 होगा। इस 2 को 2 पार्ट में लिखा, 1 प्लस 1, तो एक 1 को log x के साथ लिया, दूसरे 1 को log z के साथ। अब समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है या मिक्स है, तो उसके भी सम का फार्मूला होता है, हाँ, एस इक्वल ए अपान 1 माइनस आर प्लस डी आर अपान 1 माइनस आर। इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट है ना, एस इनफाइनाइट ए अपान 1 माइनस आर प्लस डी आर अपान 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। ए क्या है, ए क्या है, अभी दिखाते हैं सिर्फ फर्स्ट टर्म। डी क्या है, कॉमन डिफ। आर क्या है, कॉमन रेशियो, मतलब ए दोनों में कॉमन है। जो एपी में ए है वही जीपी में भी है। तो इस सीरीज को अगर हम 2 पार्ट में तोड़ लें तो हमें सारी वैल्यू मिल जाएगी, मिल जाएगी। नोट करिए, अभी तोड़ के हम दिखा देते हैं। अरे वैसे ही हमें दिख रहा, ऊपर देखिए 1357 हो गया एपी में। नीचे चले जाइए, पहला टर्म 1 और दूसरा 1/2 और तीसरा 1/2 का स्क्वायर। अब देखिए ए की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 1/2 और डी की वैल्यू, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, 5 - 3 या 3 - 1।
पुट कर दीजिए। आशुतोष जल्दी पुट करो, देखो आ रहा है। किसका? नहीं, फार्मूला ड्राइव नहीं करते हैं, एपी और जीपी दोनों का इनटू कर देते हैं। कॉन्सेप्ट बेसिस पे इसको लगाते हैं। एपी का फार्मूला बता ही चुके होंगे, जीपी का बता ही चुके होंगे, दोनों का इनटू कर लेते। कितना आ रहा? हाँ, नहीं आया? चेक कर लो फिर से। तुम्हारा कितना आया मनीष? अरे सब कुछ बताने के बाद। एक अमान दोनों के लिए वन ही है। हाँ, एक अमान दोनों के लिए वन। 6 आ रहा है वही, उसमें 12 दिया है। चलो देख लेते हैं। हटाए हटाए भाई, इधर। सीरीज जो दिया है वो क्या है भाई? सीरीज हमारा दिया 1 + 3/2 + 5/2 का स्क्वायर + 7/2 पावर 3 + डैश डैश इनफाइनाइट। इधर अगर दो पार्ट में तोड़ें तो 1 3 5 7 एक सीरीज है, तो हमें जो चाहिए A = 1, D = 3 - 1 2, सही है। R चाहिए, R = 1 1/2 1/2 का स्क्वायर 1/2 का क्यूब। R की वैल्यू कितना होगी? 1 1/2 1/2 का स्क्वायर, तो क्या होगा? 1/2। R = 1/2। S इनफाइनाइट क्या बताया है? A/1 - R प्लस dr/1 - R होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। A की वैल्यू 1 - 1/2 प्लस D की वैल्यू 2 और R की वैल्यू 1/2। नीचे 1 - 1/2 होल पावर 2 इज इक्वल 1/1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्लस 1/4 आगे बढ़ते हैं 2 और ये हमारा 4 और 2 कितना होगा? 6। ये आंसर। हटा जा। अरे आता भाई, जब वहां तक समझ में आने लगे, जब वहां तक समझ में आने लगेगा तो आंसर आ जाएगा। हटा जा। अरे तो याद करके नहीं जाएंगे। इधर देखिए भाई, अरे हम हैं लॉजिक देने के लिए, हम हैं, इसीलिए हम हैं यहाँ पे। इसको लगाने के कई तरीके हैं। नॉनटेक का यह एक फेमस क्वेश्चन है। 1/1 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √5, सही लिख रहे हैं? सही है। प्लस 1/√5 प्लस √7 प्लस डैश डैश एंटर। ये बताना है ना, सम बताना है एन टर्म का। अब सबसे पहले ऑप्शन पे बहस कर लेते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कितना होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बाबू जिसका नीचे 2 आएगा वही होगा, जिसका नीचे 2 आएगा वही होगा। 2 ऑप्शन कट हो गया, 2 हमारा कंफर्म हो गया।
है ना। अब यहाँ पे दो में से एक को कंफर्म करना है, बस दो में से एक को कंफर्म करना है, या तो बी होगा या तो डी होगा ना। अब यहाँ पे देखिए कैसे हमने ये कैसे हमने ये कंफर्म किया कि नीचे हमारा 2 होगा। इधर बाबू किसी एक टर्म को फोकस करते हैं और कॉम्पिटिटिव में डायरेक्ट वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे 1/1 प्लस √3, आप चाहे तो √3 + 1 भी लिख सकते हैं, आप अगर चाहें, नहीं चाहें वैसे ही रहने। इधर देखते हैं 1/1 प्लस √3, रेशनलाइजेशन करेंगे 1 - √3, 1 - √3, गलत तो नहीं लिखे। a + b, a - b के अकॉर्डिंग 1 - √3 अपान 1 - 3, और ये कितना होगा 1 - √3 अपान -2। अगर बाबू हमने कहा √3 + 1 लिख लिए होते तो यही पलट जाता, मतलब ये कितना होता √3 - 1/2, गलत तो नहीं। तो ये तो डन हुआ हमारा कि नीचे कितना आ रहा है, नीचे कितना आ रहा भाई, नीचे कितना आ रहा 2, ये तो डन हुआ। बी और डी में कंफर्मेशन, इधर देखिए √3 - 1, मतलब रूट के अंदर कोई वैल्यू होगी उसके बाहर -1 होगी। यहाँ तक अभी अगर नहीं समझ में आया तो आगे भी हम बढ़ने वाले हैं, यहीं पर नहीं रुकने। यानी कि रेशनलाइजेशन अगर करेंगे तो इसी का माइनस ले लेंगे और नीचे कितना आएगा -2। अगर हम टर्म को पलट देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। मतलब अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो √3 - 1/2, यहाँ पे √5 - √3/2, गुड। √7 प्लस √5, सॉरी गलत लिख रहे हैं, माइनस और ये हमारा प्लस /2 प्लस डैश डैश, क्या कन्फर्म है, सही है। अब यहाँ देख लीजिए ध्यान से, √5 √3 कैंसिल। तो ऐसी सिचुएशन में बचता कौन है, स्टार्टिंग और एंड, स्टार्टिंग और एंड। तो स्टार्टिंग कौन है -1 और एंड कौन होगा n, रूट में विदाउट रूट। देखिए आप ना डिसीजन लीजिए। अगर यहीं तक हम कंफर्म करें इतने ही टर्मों में तो 5 तो कैंसिल हो, 3 कैंसिल हो रहा, रूट से रूट में बचेगा। रूट में कितना n बचेगा या 2n। आंसर भी देखिए, आंसर भी देखिए, आपको कंफर्मेशन मिल जाए। आंसर ही जैसे देखेंगे वैसे आपको, हमने कहा कि नीचे 2 आएगा तो बी और डी में कौन सा नंबर का था, यहाँ बी और डी में। तो बी और डी में देखते हैं, माइनस आपका आ रहा -1, तो क्वेश्चन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बी होगा डी। -1 को भी देखिए ना, -1 को क्यों छोड़ रहे हैं, कौन होगा। तो वो क्या मिला, √2n + 1 -1 डी। इधर भाई 2n एक इवन नंबर है और 2n + 1 एक ऑड नंबर, बात समझे। और यहाँ हमारा लास्ट कौन बच रहा, √7, तो हम क्या ले रहे हैं 2n + 1। ये लॉजिकल है। यहाँ तक बाबू नहीं आता है सीधे सॉल्व करते चले आइए। एक तरीका तो यही बता दिया कि आप रेशनलाइजेशन करेंगे, कुछ बचेगा, बस छोड़ रहे हैं सर, रेशनलाइजेशन करेंगे कुछ बचेगा, तो कुछ में क्या बचा ये। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो कितना हम ले लेंगे, 1/2 को कॉमन किया, √3 - 1 प्लस √5 - √3 प्लस √7 - √5 प्लस डैश डैश एंटर हो गया। अब यहाँ पे आ गए हैं √3 से √3, √5 से √5, बचा कितना 1/2 -1 प्लस √7 प्लस डैश डैश एंटर। तो इतनी चीज़ें ना लिख के यहीं पे हमें कंफर्मेशन करनी पड़ेगी। 7 कितना है, तो अभी बताए हैं कि 2n + 1 = 7। देख लीजिए बाबू, 2n + 1, 2 × 6 + 1, सॉरी 2 × 3 + 1, समझ में आया। तो इवन नंबर होगा तो क्या लेंगे, ऑड नंबर होगा तो क्या लेंगे, उसी के हिसाब से हम डायरेक्ट ले लेते हैं।
नहीं तो आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है, n/2 2a + n-1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म आपके पास है, कॉमन रेशियो कॉमन डिफरेंस आपके पास है, नंबर आफ्टर रख दीजिए फार्मूले पे, वही है। और ये लॉजिक में नोट कर लीजिए, और मिलते हैं, कुछ लगा के मिलिए अगले लेक्चर में। ठीक है मनीष, कोई प्रॉब्लम? आशुतोष, तो थोड़ा लगाइए झूम के, अगला लेक्चर में फिर देखते हैं क्या चलेगा हमारा। बाइनोमियल हो गया, एपीजीपी हमारा हो ही गया है, डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बता देंगे, अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगा।